वेलकम फ्रेंड्स। आज है 28 सितंबर 2021। 28 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और पेपर के लास्ट में हम लोग आज कितने करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा जो हम लोग का वीडियो आता है पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि अच्छा सही बात है कि जो उस बंदे ने बताया था एकदम सही था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वसूली में लिप्त पुलिस अफसरों को तो जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो भी पुलिस अफसर वसूली में लिप्त होते हैं उनको जेल भेज देना चाहिए। मामला क्या है? तो मामला है कि छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनके अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलती है। ये मामला था कि इसमें आपको याद रखना है कि जब किसी भी सरकार या किसी भी राज्य में, आपको समझाते हैं उदाहरण से, कि छत्तीसगढ़ में पहले ए पार्टी सरकार में थी। ठीक है, जो ए पार्टी सरकार में थी, तो ये जो व्यक्ति था, ऑफिसर था, ये सरकार के साथ में मिलकर जो है वसूली कर रहा था। ठीक है, सरकार के साथ में मिलकर वसूली कर रहा था। लेकिन ऐसा थोड़ी ही है कि जो ए पार्टी है, भारत लोकतंत्र है, कभी भी सत्ता से बाहर जा सकता है। तो बी पार्टी अगर सत्ता में आ गया, ठीक है, अगर बी पार्टी सत्ता में आ गया तो जो इक्का था, अगर ये वसूली कर रहा था तो एक तरीके से जो बी पार्टी था उसका कुछ नुकसान भी कर रहा होगा ये। तो जो बी पार्टी जैसे सत्ता में आता है तो इस पर कार्रवाई शुरू कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बदले की कार्रवाई। जैसे कि ये जो इसके साथ मिलकर इस पर कार्रवाई कर रहा था बी पर, अब बी अब कार्रवाई कर रहा है का पर, समझे कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो भी अगर वसूली में लिप्त हैं तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, और जो इक्का ऑफिसर थे, इनके पास जो बी सरकार जब आई, जब जांच करवाई, तो इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिला है, इसलिए। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इस आर्टिकल को आपको उदाहरण से हम समझा दिए हैं। इसमें आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। तो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो एन.वी. रमना है। और किस नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के हैं। इसमें आपको याद रखना है कि संवैधानिक पीठ कितने जजों को बोला जाता है? तो आपको याद रखना कि अगर मिनिमम 5 जज किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है संवैधानिक पीठ। अगर 5 से 6 जज भी हो जाएंगे तो संवैधानिक पीठ ही कहलाएगा। ऐसा नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी रिटायर की उम्र सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष है। और जो हाई कोर्ट हैं, उनके जज की रिटायर की सीमा कितनी है? तो 62 वर्ष है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। लेकिन इस बात को आपको याद रखना है कि इनकी न्यूनतम आयु कुछ नहीं है कि कितने वर्ष में ये बहाल होंगे, तो इनका कोई न्यूनतम आयु फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गठन कब हुआ था? जो छत्तीसगढ़, इसका गठन हुआ था नवंबर 2000 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल, गलत बोल दिए। ठीक है, भूपेश बघेल हैं, भूपेंद्र नहीं, भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके, यहाँ पर लिख देते हैं, अनुसुईया उइके। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि विधानसभा में कितने सीट हैं? तो 90 सीट हैं विधानसभा में। और राज्यसभा में कितने सीट हैं? तो 5 सीट हैं। और लोकसभा में कितने सीट हैं? तो 11 सीट है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है 2 नेशनल पार्क के बारे में कि इंद्रावती राष्ट्रीय जो पार्क है कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। साथ में कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपकी छत्तीसगढ़ में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेहत की कुंडली होगी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वर्चुअल तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड का उद्घाटन किया गया है। ये कार्ड है क्या? तो कल आपको हम बताए थे कि एक देशवासी, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको एक आईडी दिया जाएगा, एटीएम के तरह उनको एक कार्ड दिया जाएगा। और उस कार्ड के अंदर जो है हर नागरिक का स्वास्थ्य संबंधी जो डेटा है उसके अंदर रखा जाएगा। जिस प्रकार के जो एटीएम होता है उसमें आपका बैंक डिटेल होता है, उसी प्रकार से उस कार्ड में जो आपको एटीएम की तरह समझना है। ठीक है, उस एटीएम कार्ड के अंदर जो है आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ हैं उसे इकट्ठा रखी जाएगी। और इकट्ठा क्यों रखी जाएगी? अगर आपको पता है कि कभी कभी हॉस्पिटल चेंज करना पड़ता है, वहाँ पर इंसान का जो इलाज वहाँ पर नहीं हो पाता है, संभव नहीं है, तो वो व्यक्ति जो दूसरा हॉस्पिटल में जाता है, जब दूसरा हॉस्पिटल में जाएगा तो फिर से उस व्यक्ति को सारा जांच कराना पड़ता है। लेकिन अब वहाँ पर उसको पूरा जांच कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस आईडी में सारे डिटेल लिखा हुआ पहले से है कि इस व्यक्ति को कौन सा बीमारी है और कहाँ पर उस डॉक्टर को समझ में नहीं आया, इसलिए वहाँ पर डॉक्टर जो मरीज़ है नया डॉक्टर के पास आया है, तो ये डॉक्टर जो है उस
साइट पर जाके सारे कुछ उसका डिटेल देख लेगा और जो बाकी जांच है वो जांच करवा सकता है, ठीक है। जो जांच हो गया उस जांच को नहीं करवाएगा और साथ में जो बीमारी है इस बीमारी के बारे में पता हो जाएगा तो इलाज जो है बहुत जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर याद रखना है कि जो मरीज हैं, मरीज भारत के किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। साथ में आपको याद रखना है कि बेहतर जांच के लिए लैब की पता भी कर सकते हैं और साथ में दवा की दुकानें की भी पहचान की जा सकती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो पोर्टल बनाएगा उसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नोट कर लीजिएगा, के पास सैनिकों के लिए नया टेंट लगाया। तासीगोंग, मांजा, हाट स्प्रिंग्स और चुरुप के पास जो है बनाया अस्थायी शिविर। अपने दुस्साहस पर भारतीय प्रक्रिया के असर को महसूस कर रही चीनी सेना, जो भारत जिस प्रकार से जो है भारत की सेना जो है जिस प्रकार से चाइना की सेना से मुकाबला कर रही है, तो जो चाइना की सेना है एक तरीके से बोलते हैं ना कि उनका मनोबल डाउन हो गया है। तो उसी के क्रम में जो है चाइना ये सब कदम उठाते रहता है कि देखिए चाइना का एक पॉलिसी क्या है आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपका ये क्षेत्र है, ठीक है, आपका क्षेत्र है तो चाइना शुरुआत में क्या करेगा, आपके क्षेत्र के अंदर इतना अंदर आ जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर अंदर आ जाएगा। अब बोलेगा कि 10 जो एरिया 10 किलोमीटर है ये मेरा है, वो लगातार बोलते रहेगा, 5-6-8 महीने तक बोलते रहेगा कि मेरा है मेरा है मेरा है। फिर बाद में बोलेगा कि आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं। क्या बोलेगा, आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जब बातचीत करने जाइएगा तो बोलेगा कैसा कीजिए ना, जो 10 किलोमीटर आपके अंदर आए थे ना, हम 5 किलोमीटर चल जाते हैं पीछे। क्या बोलेगा, 5 किलोमीटर चल जाते हैं पीछे। जो देश होता सोचता चलो ठीक है 5 किलोमीटर जा रहा है अंदर ना, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना की पॉलिसी है कि हर 5 किलोमीटर अंदर आते आते एक दिन ऐसा होगा कि पूरा आपका एरिया हड़प लेगा चाइना, ठीक है, चाइना की पॉलिसी है। अभी नेपाल में भी चाइना इस पॉलिसी को अपना रहा है, तो चर्चा में बना हुआ है नेपाल भी, तो नेपाल के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा और नेपाल का लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, विश्व पर्यटन दिवस पर देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च हुआ। देखो मेरी दिल्ली ऐप जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी दिल्ली के धरोहर हैं उनके बारे में डिटेल से लिखा रहेगा, साथ में उनका वीडियो और उस जो धरोहर का फ़ोटो भी वहाँ पर दिया रहेगा। तो आप लोग जाके आप लोग भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जो दिल्ली के जो भी धरोहर हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली में कितने लोकसभा की सीटें हैं, तो 7 हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। जो सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली में स्थित है यमुना नदी पर, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद शुरू होगा वार्ताओं का दौर। बढ़ती नज़दीकी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता की तैयारी जोरों पर। ये कब होगा, तो नोट कर लीजिएगा, नवंबर 2021 में होगा, ठीक है। इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जो आपके 2+2 वार्ता होगा उसका पहले क्या क्या प्लान चल रही है, तो उस सारे प्लान को आप देख लीजिए, किस किस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस पर बात किया जाएगा आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ पहला मुद्दा है। दूसरा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो है फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में। साथ में तीसरा जो मुद्दा है अफ़गानिस्तान की आर्थिक मदद किया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसी में है कि जो अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं उनको जल्द से जल्द मदद मुहैया कराया जाए। जैसे कि यहाँ पर तो सरकार की भी मदद इसमें था कि अफ़गानिस्तान की आर्थिक मदद में सरकार भी शामिल है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को जो मदद मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं खासकर वहाँ पर फूड क्राइसिस अब जो तत्काल आ गया है, तो उस फूड क्राइसिस को सोल्व करने के लिए भारत और अमेरिका जो है बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अफ़गानिस्तान में फूड पहुँचाया जाए, ताकि जो आपकी अफ़गानिस्तान की जनता फूड क्राइसिस से सफ़र कर रही है उससे बाहर निकल पाए। क्योंकि आपको बार बार आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि जो आपके अफ़गानिस्तान है वहाँ पर फूड के जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों के पास पैसे भी नहीं कि जाके फूड को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर सहयोग के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। साथ में
वाणिज्य मंत्रालय के बीच में बातचीत होगा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय के बीच में जो व्यापार के मुद्दे हैं उस पर बातचीत किए जाएंगे। साथ में इंडिया यूएसए सीओ फोरम की भी बैठक की जाएगी। जो इंडिया के कंपनी के सीईओ हैं, जो यूएसए के जो बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ हैं, उनके बीच में बातचीत की जाएगी। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो ये जो बाइडेन साहब हैं ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। जबकि अमेरिका के 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार जो है भारत और यूएसए के बीच में जो है थल सेना अभ्यास है। उसके बाद है युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। मालाबार एक्सरसाइज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मालाबार। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होता है, तो यूएसए, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में होता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने दिया डिजिटल संग्रहालय बनाने का निर्देश। नए संसद भवन के निर्माण में जुटे कामगारों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया कि जो भी मजदूर जो नया संसद भवन बना रहे हैं तो उन मजदूरों की याद में जो है एक डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाए। साथ में जो मजदूर नया संसद भवन बनाने में काम कर रहे हैं उनको टीका के दोनों डोज दिया जाए। साथ में उनका हर महीने हेल्थ चेकअप भी कराया जाए। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कल आपको हम न्यू जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, तो जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। न्यू विस्टा प्रोजेक्ट को हम डिटेल से कल समझाएं, आप लोग आराम से समझ जाइएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि विदेशी पर्यटकों के आने का जल्द शुरू होगा सिलसिला। इसमें आपको याद रखना है कि जो पर्यटन मंत्री कौन है, तो जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी कौन है, पर्यटन मंत्री, नोट कर लीजिएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये राजस्थान के किस सीट से जीत कर आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीमाबेन। ठीक है, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य जो हैं गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आप जानिए गुजरात के बारे में। गुजरात की जो गठन कब होता है, तो गुजरात का गठन होता है 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन किया जाता है। वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है, तो गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल, नोट कर लीजिएगा। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है। विधानसभा में कितने सीटें हैं, तो विधानसभा में जो है 182 सीटें हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में 26 सीटें हैं। राजधानी कहाँ पर है गुजरात की, तो गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर जो है कौन सा है, तो कांडला है। नोट कर लीजिएगा, कांडला है। ठीक है, कांडला। उसके बाद है कि भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो गुजरात में की गई है। ठीक है, गुजरात में की गई है। साथ में आपको याद रखना है माही नदी के बारे में। ठीक है, माही नदी के बारे में। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन ने नेपाल सीमा में दिया दखल। चीन जो है नेपाल के अंदर घुसता है, उसकी सीमा के अंदर आता है और कुछ पिलर बना देता है। ठीक है, जब ये नेपाल को जानकारी मिलता है तो जो पूरी नेपाल की सरकार जो उठ के चली जाती है यहाँ पर और इस पिलर को गिराया जाता है। अब तो जांच का आदेश भी दे दिया गया है और जो जांच रिपोर्ट है जो गृह सचिव हैं टेक नारायण को सौंपा गया है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि देखिए चाइना जो है ना, चाइना आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, किसी भी देश से मीठी मीठी बातें करेगा और अंदर से बोलते हैं ना कि छुरा घोंपना, वैसा ही चाइना है। ठीक है, अगर इसकी मीठी मीठी बातों में कभी नहीं आना है, क्योंकि भारत के साथ भी इसने मीठी मीठी बातें की और 1962 का युद्ध हमसे लड़ लिया और हमें हरा भी दिया। ठीक है, मीठी मीठी बातों में ही। इसमें आपको याद रखना है कि जो नेपाल है, नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। ठीक है, इसमें जो सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है नेपाल से, तो बिहार की लगती है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो नेपाल है, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर देवा। और राजधानी काठमांडू है। आपको बताना है कि जो नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है। नेक्स्ट न्यूज है कि आकाश प्राइम का सफल परीक्षण, ठीक है, जो आकाश मिसाइल है, यह नया वर्जन है, इसका नाम रखा गया है आकाश प्राइम, ठीक है। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा के चांदीपुर से इसे नोट कर लीजिएगा। और ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा, ठीक है, DRDO के द्वारा, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, ठीक है। जो आपके आकाश प्राइम मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सरफेस से छोड़ा गया, सरफेस टू एयर मिसाइल है। साथ में आपको याद रखना है कि इंडिजिनस है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसमें जो है। और इसका जो मारक क्षमता है बहुत, इसका जो एक्यूरेसी है बहुत, लगभग इसका एक्यूरेसी जो 100% है। जहाँ पर अगर यहाँ पर हमें दागना है तो एकदम एक्यूरेसी के साथ जाएगा और इसी जो पोजीशन पर जाके ये जो आकाश प्राइम है ये प्रहार करेगा, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेसी है 100% के आसपास इसका एक्यूरेसी है, एकदम सटीक है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि ये कम तापमान और अधिक ऊंचाई पर भी काम करने में सक्षम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी आकाश प्राइम मिसाइल है हमारे आर्मी और एयरफोर्स के लिए वरदान साबित होगा। जो DRDO है, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी हैं, ठीक है, सतीश रेड्डी हैं। और DRDO की स्थापना कब की जाती है? तो 1958 में DRDO की स्थापना की जाती है। और जो DRDO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पहली बार जिलों की होगी रैंकिंग, ठीक है, पहली बार जो है जिलों की होगी रैंकिंग। इसका पहले क्या होता था कि सिर्फ जो बड़े शहर होते थे उसका रैंकिंग की जाती थी, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण का जो है 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 सोमवार से शुरू हो गया है। और इसमें जो है बड़े छोटे शहरों के साथ में जो है कस्बों को शामिल किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट रखिएगा, बड़े छोटे शहरों के साथ साथ जो है कस्बों को भी शामिल किया जाएगा। कस्बा किसे बोला जाता है? कस्बा किसे बोला जाता है जानते हैं आप लोग? बताइए। कस्बा जो होता है ये गांव और शहर को जोड़ने वाला एक छोटा सा बाज़ार होता है, ठीक है, छोटा सा बाज़ार होता होगा। आप लोग के अगर आप लोग गांव के होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे कि एक छोटा सा मार्केट होगा और वहाँ से आप लोग गाड़ी बैठते होंगे और बड़े शहर चले जाते होंगे, ठीक है। तो उससे बोलते हैं कस्बा, ठीक है, उसे बोलते हैं कस्बा। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना के सक्रिय मामले 191 दिनों में सबसे कम, ठीक है। देश भर में अब तक जो है कितने टीके लगाए जा चुके हैं? तो 86.87 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कल 24 घंटे में कितने केस आते हैं? तो कल 24 घंटे में जो 26,000 से ज़्यादा केस आते हैं। और कितनी मौतें होती है? तो 276 मौतें होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बस इसे याद रखना अपना ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता देते हैं जानकारी के लिए डेली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और ताइवान में जल्द करार संभव है। ताइवान की जो कंपनी का नाम है TMMC, इसका फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भारत में जो है 7.5 अरब डॉलर निवेश को लेकर बातचीत सरकार से कर रही है। आपको बार बार हम न्यूज़ में पढ़ा भी रहे हैं कि भारत में जो है जो सेमीकंडक्टर है उसकी कमी हो गई है, उसके कारण जो जियो का फ़ोन आने वाला था उसका लॉन्च रुक गया। साथ में जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनकी कारें बनाना, उनका जो रफ्तार है धीमी हो गया, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वो मिलना थोड़ा कठिन हो गया, इसीलिए, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ताइवान है दुनिया में जितना भी सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है उसके 60% अकेले उत्पादन करता है, उसके 60% अकेले उत्पादन करता है। ताइवान की जो ये कंपनियां हैं TMMC, अगर भारत में अपना कंपनी लगा देती है तो इससे जो भारत की जो कंपनियां हैं हमारे ऑटोमोबाइल और जो भी मोबाइल कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल में होता है कि आपका कार और बनाती है, ठीक है, और जो मोबाइल कंपनियां हैं इन सभी को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें अभी चाइना पर निर्भर रहना पड़ता है, जो भी हमें बाहर की कंट्री पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। उसके कारण हमें हमारे जो ग्रोथ रेट है वो कम हो सकता है, क्योंकि अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में उसे ला नहीं पाएंगे, तो जो इकोनॉमी है हमारा
थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो कम हो सकता है। तो भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए और जो कंपनी है इसे छूट दे के प्रयास करना चाहिए कि भारत में आप अपना फैक्ट्री लगा लीजिए। इससे जो भारत के लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो ताइवान की और भी कंपनी भारत में काम कर रही है, जैसे कि फॉक्सकॉन जो कंपनी है भारत में काम कर रही है। उसके बाद है कि बिस्ट्रॉन कंपनी भी भारत में काम कर रही है। पेंगाट्रॉन कंपनी भी भारत में काम कर रही है। ठीक, ये सारी कंपनी आपकी क्या है, ये कंपनी आपकी ताइवान की कंपनी है। साथ में एसर, आप लोग एसर का कंप्यूटर जानते होंगे, एसर और डेल्टा जैसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी भारत में पहले से मौजूद हैं। इसमें आपको याद रखना है कि भारत जो है 2025 तक जो है 90 करोड़ डॉलर का जो है 90। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत जो है 2025 तक भारत में जो है 90 करोड़ जो लोग हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हो जाएंगे। तो अगर इतना फ़ोन बनेगा तो उसके लिए सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ में बोला गया है कि 2025 तक भारत में जो है 100 अरब डॉलर के मूल्य के सेमीकंडक्टर का आयात किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो है आपकी 24 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर का आयात किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, 24 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर का आयात किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भविष्य की तैयारियों पर जो है 1 लाख करोड़ निवेश करेगी BPCL, ठीक है। सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम जो है 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट है कि चीन को चुनौती देने की तैयारी। चीन के विरुद्ध जो है शीत युद्ध में भारत को पश्चिमी देशों से अधिक विदेशी निवेश मिला तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा और वैश्विक शक्ति संतुलन भी सधेगा। तो एकदम सही बात है। इसमें आपको याद रखना है कि यूएसए है वो चाहता है कि चीन जो है विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति ना बने। और भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि एशिया में जो है चीन केंद्रित व्यवस्था को नाकाम कर दिया जाए। अगर चीन केंद्रित अर्थव्यवस्था रहेगी तो जो एशिया के सारे कंट्री हैं वो लगभग चीन के कब्जे में चले जाएंगे और जो चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं उसके एक तरीके से जो गुलाम बन जाएंगे, इनडायरेक्ट रूप से उनके गुलाम बन जाएंगे। जिस तरीके से श्रीलंका, मालदीव पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में चले गए हैं। अब मालदीव तो कुछ थोड़ा बाहर भी आ गया है, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के चंगुल में फंस गए हैं। साथ में आपको याद रखना है कि यूएसए क्या चाहता है, तो आपको याद रखना है ये चाइना है, चाइना के नीचे में एक ताइवान देश है। तो जो यूएसए है ताइवान को मदद करते रहता है ताकि जो ये ताइवान है छोटा सा कंट्री है, अगर चाइना चाहेगा तो इसे अपने में मिला सकता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अमेरिका के इसका साथ है। जो ताइवान है उसे अमेरिका का साथ है, तो जो अमेरिका है कुछ भी नहीं कर पाता है। और आपको पता है कि जो चाइना है वन चाइना पॉलिसी के तहत जो ताइवान है ताइवान को अपना पार्ट ही मानता है, ठीक है। और आपको ये भी आपको याद रखना है कि भारत जो है ताइवान को देश नहीं मानता है, इस बात को ध्यान रखना है। भारत जो है ताइवान को देश नहीं मानता है, चाइना को देश मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है और अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता था। 1971 में मानता दे दी थी, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि चाइना जो ताइवान को धमकाते रहता है कि जिस प्रकार से जो अमेरिका है अफ़गानिस्तान को छोड़ के भाग गया, उस प्रकार से तुमको भी अगर हमला करेंगे तो छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देखिए सारा क्षेत्र छोड़ के अगर अमेरिका चला जाएगा तो फिर अमेरिका जो आज दुनिया का चौधरी है वो चौधरी नहीं कहलाएगा, फिर चौधरी कहला जाएगा चाइना। और जो एशिया प्रशांत एरिया है वहाँ पर आपको बता चुके हैं कि दुनिया का लगभग दुनिया का जो है 42% व्यापार होता है। वो व्यापार पर एक तरीके से चाइना का कंट्रोल हो जाएगा, जो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। उसी क्रम में जो है यूएसए इसी को आगे देखते हुए जो है एक संगठन बनाता है आकस, ठीक है। उसका नाम है आकस। आकस में कौन कौन सा कंट्री हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, यूके ब्रिटेन है और यूएसए है। इन जो ये तीनों जो कंट्री का एक नया सैन्य गठबंधन बना है। किस लिए बना है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है सिर्फ चाइना को बैलेंस करने के लिए। चाइना क्या कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसमें चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कौन सी काम करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में जाएगा, और जैसे कि आपको बता देते हैं उदाहरण के साथ में, जो चाइना है पाकिस्तान में गया और CPEC निर्माण किया। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें इतना पैसा खर्च कर देगा, एक तरीके से कर्ज के रूप में ही जा रहा है। अगर आपके देश में प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है तो एक तरीके से कर्ज ही आ रहा है।
तो उस पर आपको ब्याज भी देना होगा। अगर आप ब्याज नहीं चुका पाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना के हाथों में चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो चाइना है अपनी जो भी नीतियाँ हैं लागू करेगा पाकिस्तान में, आपको उदाहरण से समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कर्ज का जाल। चाइना क्या करता है, दूसरा में किसी भी देश को इतना कर्ज दे देगा कि आप कर्ज चुका ही नहीं पाए। जैसे श्रीलंका को, मालदीव को इतना कर्ज दिया गया कि बेचारे कर्ज में डूब रहे हैं। श्रीलंका के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो कर्ज पर जो ब्याज होता है ब्याज भी दे सके। वो ब्याज देने के लिए भी दोबारा कर्ज ले रहा, मतलब कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जो कमज़ोर देश होते हैं उनको अपने अंदर ले रहा है चाइना। जैसे कि जो अफ्रीका के बहुत से कंट्री हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है अपने अंदर लेने का प्रयास कर रहा है चाइना। तो इसी 3 पॉइंट लिखिएगा, विस्तारवादी नीतियाँ में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी तीनों पॉइंट, ठीक है। साथ में जो तो इसे बैलेंस करने के लिए क्वाड जो कंट्री, क्वाड में कितने कंट्री हैं, क्वाड में 4 कंट्री है। तो क्वाड भी इसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है कि जो 4 जो आसपास कंट्री हैं वो चाइना के चंगुल में ना फंसे, चाइना को लोन दिया जाए। और सॉरी चाइना के नहीं, जो बाकी कंट्री इनके यहाँ पर देखिए जो भारत के आसपास कंट्री हैं उनको लोन दिया जाए। चाइना लोन नहीं देगा, भारत देगा, अमेरिका देगा, जापान देगा, ताकि जो ये कंट्री हैं ये चाइना के चंगुल में ना फंसे। बार बार गलती बोल रहे हैं। देखिए जो ये कंट्री हैं ये चाइना के चंगुल में ना फंसे। अगर भारत या इनको जापान, यूएसए लोन देता है, इनके देश में जाके प्रोजेक्ट डेवलप करता है तो चाइना के चंगुल में नहीं फंसेंगे, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो अगर यहाँ पर भारत को किस तरीके से फ़ायदा होगा, तो अगर देखिए यूएसए और चाइना अगर लड़ते हैं तो जो पश्चिमी देश की जो कंपनियां हैं वो चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो आके भारत में इन्वेस्ट कर सकती है। तो भारत को इससे फ़ायदा भी होगा। भारत के जो आपके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वो डेवलप भी होगा, साथ में भारत में रोज़गार मिलेगा और भारत जो है इकोनॉमिक तरीके से मजबूत भी होगा, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक तरीके से मजबूत हो जाइएगा तो फिर आपको दुनिया में कोई भी देश कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि भारत के पास तो पहले से ही जो भी हम लोग के पास अपना जो मिसाइल उसाइल है वो तो पहले से ही है। अगर हमारे पास पैसे पूरी तरीके से हो जाएंगे तो हम और भी कंट्री को अपने पाले में ले आएंगे, उनको कर्ज देके, ठीक है। तो इतना आप सभी को इस पॉइंट जो आर्टिकल था इसमें, इस आर्टिकल में इतना चीज़ लिखा गया था, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है कि तालिबान के इस्लामिक अमीरात को मानता असंभव। इटली के द्वारा बोला गया है तालिबान के इस्लामिक अमीरात को जो है मानता देना असंभव है। इटली के द्वारा बोला गया, मतलब इटली जो है जो अफ़गानिस्तान है, जो तालिबान की सरकार है अफ़गानिस्तान में, उसे मानता नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अफ़गानिस्तान में आईसीसी जांच फिर शुरू करने की मांगी अनुमति। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के मुख्य जो अभियोजक हैं उनके द्वारा जो बोला गया है कि अफ़गानिस्तान में आईसीसी जांच फिर से शुरू किया जाए, उसकी अनुमति मांगा जा रहा है। नेक्स्ट है कि तालिबान ने अब दाढ़ी काटने पर लगाई रोक, ठीक है। तालिबान जो है अब बोल दिया कि अफ़गानिस्तान में कोई भी नाई किसी भी व्यक्ति का दाढ़ी नहीं काटेगा क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ़ है। साथ में अगर कोई बाल भी बनाता है तो स्टाइलिश बाल नहीं बनाएगा, सिंपल बाल बनाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक बात याद होगा कि एक चाइना का प्रांत है सिजियांग प्रांत, जहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं। वहाँ पर चाइना क्या करता है, जो मुसलमान है उनका दाढ़ी वाली काट देता है, दाढ़ी बाल सब काट देता है। लेकिन जो एक उसी के बगल में एक देश है सिजियांग प्रांत से इसकी सीमा लगती है, तो वहाँ पर एक फरमान जारी कर दिया गया कि भाई आप दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं। देख सोचिए, दोनों ही कुछ ही मतलब सीमा लगा हुआ है और दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन एक जगह मुस्लिम पर अलग रूल चल रहा है और एक जगह मुस्लिम पर अलग रूल चल रहा है, ठीक है। तालिबान बोल रहा है कि दाढ़ी नहीं कटवाना है और चाइना बोल रहा है कि दाढ़ी काट दो, ठीक है। इस बात को आपको पता होगा कि जो उइगर मुसलमान है उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, जो उइगर मुसलमान है वो चाइना में रहते हैं, चाइना के सिजियांग प्रांत में। रोहिंग्या कहाँ के हैं, म्यांमार के हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ने फिर की तालिबान की वकालत, तो करता ही रहेगा ये, तो उसके बाद ही। नेक्स्ट है कि बलूचिस्तान में जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ाया। बलूचिस्तान कहाँ पर है, तो पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, ठीक है। जून में ही लगाई गई थी पाकिस्तान के संस्थापक की प्रतिमा मोहम्मद अली जिन्ना की। बलूच रिपब्लिक आर्मी ने ली जिम्मेदारी, ठीक है। जो आपकी बलूचिस्तान है, इस इलाके में जो पाकिस्तान की सेना है बहुत ज़्यादा इनका उत्पीड़न करती है, ठीक है। तो उसके कारण इन लोगों ने अपनी एक बलूच रिपब्लिक आर्मी बना ली है पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए। इसमें आपको याद रखना है कि जो ये बलूचिस्तान इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है और यहाँ पर खनन किया जाता है, लेकिन
जो खनन से पैसा मिलता है उस पैसे को जो बलूचिस्तान है उस इलाके में खर्च नहीं किया जाता है, उस पैसे को खर्च किया जाता है जाके पंजाब के इलाके में खर्च किया जाता है। तो इसके कारण जो बलूचिस्तान के लोग हैं बहुत ज़्यादा बेचारे गरीब हो गए हैं, ठीक है। तो उस गरीबी के कारण खासकर जो युवा वर्ग है वहाँ पर असंतुष्ट है और जो पाकिस्तान की सेना है उन पर कार्रवाई भी करती है। उसी कारण लोग चाहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री भी एक बार इसकी आवाज़ उठा चुके हैं बलूचिस्तान के लोगों का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाक विदेश मंत्री के लंदन पहुंचने पर गुलाम काश्मीर के लोगों का विरोध प्रदर्शन, निगरानी समझौते का पालन करने में ईरान विफल, IAEA। तो IAEA कौन है, इसे नोट कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जर्मनी के चुनाव में हारी चांसलर मार्केल की पार्टी। तो जो भी आपके चांसलर बनेंगे जर्मनी के, तो उससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी तो कोई बना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि कोरोना की उत्पत्ति के दोबारा जांच करेगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोबारा जांच करना चाह रहा है। तो भाई करते रहो, तुम्हारा काम ही ये है। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु हथियारों के नेटवर्क के अवैध प्रसार पर विश्व समुदाय नज़र रखे, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो जो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन सांगला, उनके द्वारा बोला गया है। ताइवान जलडमरू से गुजरा ब्रिटिश युद्धपोत, चीन से तनाव, ये आपके याद रखना है, ये आपके चाइना है, यहाँ पर आपके ताइवान है, ये आपके जो है ये इलाका नोट कर लीजिएगा, ये जो इलाका है ये क्या है, ताइवान जलडमरू, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, मोइन ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। तो जो मोइन अली हैं किस देश के खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड के जो हैं अनुभवी ऑलराउंडर मोइन अली ने जो है जो टेस्ट क्रिकेट है उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, किस देश के हैं, इंग्लैंड के हैं, और ये आपके ऑलराउंडर थे, ठीक है। इतना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जागरूकता के लिए मनाया जाता है रेबीज दिवस। कुत्ते के काटने से होने वाले गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए जो है टीका विकसित करने वाले शोधकर्ता, नोट कर लीजिएगा, लुई पास्चर की पूर्ण तिथि के मौके पर जो है आज ही विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर में रेबीज से बचाव के लिए ज़रूरी कदमों के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन के बनने का मिला रास्ता, तो आज ही मिला था। 1928 में जो है आज ही स्कॉटलैंड के जीव विज्ञानी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लंदन के एक अस्पताल में खास किस्म के फंगस की पहचान की थी। इसमें कई तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म करने की क्षमता थी और इसी से जो है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन तैयार की गई। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा कि ओलंपिक में स्वर्ण जीतकर अभिनव ने रचा इतिहास। ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला, नोट कर लीजिएगा, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जो है जीतने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा। और कब जीता गया था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता गया था। इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि अब जीन भी बताएगा दिल का हाल, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद ही। इसमें है कि बच्चों को झेलनी होगी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ। इसमें आपको याद रखना है बच्चे के साथ जो महिलाएं और बूढ़े, इन तीन लोगों को जो है ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ झेलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निश्चित अंतराल पर खाना है फ़ायदेमंद। तो एक बार कस के खाना नहीं खाना है कि एक बार खाली 10 रोटी, आपको 10 रोटी खाना है तो तीन रोटी करके 3 बार में खाना है, ठीक है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक शोध के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी न्यूज़ कवर नहीं किया गया है संस्करण के द्वारा, उस न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। सारे न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। करीब उसमें 25 न्यूज़ हैं। न्यूज़ है कि 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो कब लॉन्च किया गया, 27 सितंबर 2021 को, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया हम लोग देख चुके हैं कि जो आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया, और कहाँ पर, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। और इसमें लिखा गया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा जो है आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसे पीपल फर्स्ट की मुख्य फिलॉसफी के साथ जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इतना इस लाइन को आपको नोट कर लेना है, इनका नाम और किस पोस्ट पर ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है।
इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि आरबीआई ने जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना, तो बस आपको याद रखना है और कितना जुर्माना लगाया गया था, तो 11 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, 11 लाख जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई जो है नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि तमिलनाडु स्थित एमएसएमई ने किया बोइंग से अनुबंध प्राप्त। ये अनुबंध जो बोइंग से प्राप्त किया है, जो बोइंग कंपनी है उसके छोटे मोटे पार्ट पुर्जा बनाएगा ये एमएसएमई कंपनी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये तमिलनाडु की है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 27 सितंबर को आयोजित हुआ भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021। तो ये पूछा नहीं जाएगा, बस जान लीजिए कि वार्ता हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रीपद श्री राम ने बनाया, श्रीपद श्री राम ने बनाया सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, इसे पढ़ भी लीजिए। यह है कि भारतीय सेना के अधिकारी जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्री राम ने लेह से मनाली तक जो है केवल 34 घंटे में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टाइम लिखा गया कब से, चलिए ज़रूरत नहीं हमारे लिए। उसके बाद है कि T20 प्रारूप में जो है 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। तो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें नीचे आपका है कि कोहली जो है T20 में 10,000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, भारत के पहले हैं और ये दुनिया के 5वें हैं, इसे नोट कर लीजिएगा T20 में। नेक्स्ट है कि सिरिल अमरचंद्र मंगलदास को जीवन बीमा निगम LIC के आरंभिक सार्वजनिक निगम IPO के लिए जो है कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, जीवन बीमा निगम के जो है आरंभिक सार्वजनिक निगम IPO के लिए जो है कानूनी सलाहकार किसे बनाया गया है, तो सिरिल अमरचंद्र मंगल दास को बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो DIPAM के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 27 सितंबर से शुरू होगा तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा, तो पेरू की राजधानी लीमा में। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा में। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 27 से 29 सितंबर 2021 तक जो है ओमान के दौरे पर हैं नौसेना के स्टाफ के प्रमुख। कौन है नौसेना के स्टाफ के प्रमुख, तो एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह जो है ओमान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ओमान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है, ये आपके सऊदी अरब अमीरात है, ये आपके ओमान है। ठीक है, यहाँ पर ओमान है। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हर साल जो है 26 सितंबर को जो है परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कि मानवता की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक शांति को संबोधित करना है। ठीक है, यह दिन जो है 26 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के परमाणु निरस्त्रीकरण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में स्थापित किया गया है। बस खाली आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है, तो 26 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद है कि ये इंपॉर्टेंट है कि लुइस हैमिल्टन ने जीता रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021। इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। लुइस हैमिल्टन ने जीता रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीत के साथ ही जो है 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 100 रेस जीतने वाले जो हैं पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने हैं। और साथ ही उन्होंने जो है मैक्स वर्स्टापेन से चैंपियनशिप की बढ़त फिर से हासिल कर ली है। तो नाम है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे कुछ लिखा गया क्या, हैमिल्टन ने 8 में से 5 मौक़ों पर जो है रूसी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मतलब कि 8 में से 5 बार जो है किसके द्वारा जीता गया, हैमिल्टन के द्वारा ही जीता गया है रूसी ग्रैंड प्रिक्स। उसके बाद है कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन बन गया है, तो चेन्नई सेंट्रल। बस आपको इतना ही नोट करना है
पूरी तरीके से जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन बन गया है? तो चेन्नई सेंट्रल बन गया है। अगर जिनको ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं अंदर आके, ठीक है। ये बात लिख लीजिएगा कि CCR जो है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में विमानों की तैनाती के लिए जो है HAL ने अलायंस एयर के साथ समझौता किया है। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है, कि ये समझौता किसके से हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो है विमानों की तैनाती के लिए जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है अलायंस एयर के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा भारत। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात के जो व्यापारिक भागीदार है उसमें सेकंड स्थान आपके अपना देश भारत का है और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चाइना का है। नोट कर लीजिएगा, पहला स्थान चाइना का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। तो ये किया जा चुका है, ठीक है, किया जा चुका है। हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान की सोजत मेहंदी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जो है मिला भौगोलिक संकेतक, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये जो है किससे मिलता है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि जो सोजत मेहंदी है राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है और मेहंदी की पत्तियों में उच्च मात्रा में जो है इंपॉर्टेंट है लॉनसोन प्राप्त करने के लिए वर्षा जल द्वारा इसकी पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है और GI टैग का उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के पहले और पूरे उत्तर भारत में जो है सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पालमेटम का उद्घाटन किया गया है और कब किया गया है? तो 26 सितंबर 2021 को, नोट कर लीजिएगा। उत्तर भारत में सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पालमेटम का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है कि पालमेटम को उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में विकसित किया गया है। पालमेटम में जो है ताड़ की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां है, ठीक है, ताड़ की। उसके बाद नेक्स्ट है कि सहयोग करने के लिए तैयार है असम चाय अनुसंधान संस्थान और पतंजलि, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि असम के जोरहाट जिले में जो है टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। और जो MOU है का इसका उद्देश्य क्या है कि दवा, सौंदर्य प्रसाधन और वेलनेस उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले चाय की पत्तियों और बीजों से रासायनिक यौगिकों को निकालने का उन्नत अनुसंधान पर सहयोग करना है, ठीक है। उसके बाद है कि टोकलाई विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चाय अनुसंधान संस्थान है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह असम में है। टोकलाई विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चाय अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ये हम लोग देख चुके हैं कि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व भर में जो है हर वर्ष जो है आपके इतना लोग मर जाते हैं, ठीक है, 59,000 लोग हैं मर जाते हैं। और रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। एक नोट कर लीजिएगा, एक वायरल रोग है। यह लोगों और पालतू जानवरों में किसी पागल जानवर द्वारा काट लिए जाने या खरोचने से फैल सकता है। काट कर खरोच भी दिया तो फैल सकता है, ठीक है। और वर्ष 2021 की विषय वस्तु क्या है? तो रेबीज फैक्टर्स नॉट फियर, रेबीज फैक्टर्स नॉट फियर इसका विषय वस्तु है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता ही लगता है, हाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस तरह के साथ क्वेश्चन किसी एग्जाम में हम देखें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष चुने गए देवव्रत मुखर्जी, इंपॉर्टेंट है।
देवव्रत मुखर्जी को जो है 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में जो है यूनाइटेड बहुरीज समूह में मुख्य, जरूरत नहीं, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विशेष गुणों वाली जो है 35 फसल किस्म राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बस नंबर याद रखिएगा, ये नंबर पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 35 फसल किस्में जो है राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो कितने किस्म को फसल को जो भारत के प्रधानमंत्री हैं राष्ट्र को समर्पित किए थे, तो 35 नोट कर लीजिएगा, आपसे इससे पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि मार्च 2022 तक जो है विदेशी व्यापार नीति 2015-20 का विस्तार करेगा केंद्र। इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ लिखा उखा नहीं गया, बस आपको दे दिए कि आप लोग देख लीजिएगा, कुछ छोटे छोटे नहीं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि केबिन केयर, ठीक है, केबिन केयर के CMD CK रंगनाथन बने AIMA के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। CK जो रंगनाथन को जो है सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लीजिए कि RBI ने RBL बैंक पर लगाया है 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना। किस लिए लगाया? मौद्रिक जुर्माना लगाया है, इसे पढ़ लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है जमा बोर्ड संरचना मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए जो है RBL बैंक लिमिटेड पर जो है 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। बैंक ने एक सरकारी बैंक के नाम से 5 बचत जमा खाता खोले थे, इसीलिए। उसके बाद है कि यह निर्देशक मंडल की संरचना से संबंधित अधिनियम की धारा 10A-2B प्रावधानों के पालन करने में विफल होने के कारण जो है RBI जो है इस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जितना भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे, टोटल आपके 28 सितंबर से सारे करंट अफेयर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।